are bad conductor of electricity in solid state, but in the molten state means अगर उसको लिक्विड में चेंज कर दे, उसको बहुत गर्म करते गए, बहुत हीट किया, इतना हीट किया कि वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, तो उस स्टेट को molten स्टेट कहते हैं हम। या तो हम पानी डाल दें तो वो टूट जाता है, तो वो उसमें क्या कहता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो वहां पे एक एक्वस स्टेट बनता है लिक्विड का। तो लिक्विड का या तो molten या तो एक्वस हो सकता है, दोनों स्टेट में क्या होगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने बताया था। चलिए अगली प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा, द आयोनिक कंपाउंड आइसोमर का नाम सुना है क्या आप लोगों ने बेटा? आइसोमर का नाम सुना है? क्या होते हैं आइसोमर? व्हाट आर आइसोमर्स? द कंपाउंड्स। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, same molecular formula but different structure formula. Good. The compounds which are having the same molecular formula but a different structural formula, और ये फॉर्मूला, ये जो डेफिनेशन है, अभी आप ये भूल जाओ, मतलब अभी तो याद रखो, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो उसमें भूल जाना अब ये, क्योंकि अब इससे भी आगे कुछ होता है 11th में। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट भी होता है 3 डायमेंशन में, मतलब कितने एंगल पे कौन सा एटम या एलिमेंट लगा हुआ है, उसकी बेसिस पे भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम भी है, फिर भी आइसोमर है। बात समझ रहे हो? तो वो हम देखेंगे कौन से आइसोमर्स होते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं अभी। आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड्स, जो हमने अभी तक पढ़ा है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है सर। लेकिन बेटा ये बताओ कि आयोनिक कंपाउंड में हमने आपको बताया कि ये तो कोई आयोनिक बॉन्ड का कोई बॉन्ड एक्चुअली होता भी नहीं है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। तो आप Na ऐसे है, Cl इधर लिख रहे हो, इधर लिख रहे हो, या इधर लिख रहे हो, या इधर लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये Na और ये Cl ऐसे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कोई पूछेगा नहीं कि ये, वैसे तो ट्रेंड है, कन्वेंशन है कि हम NaCl लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई बॉन्ड होता है नहीं, तो डायरेक्शनल तो है नहीं है। जो आयोनिक बॉन्ड है डायरेक्शनल नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना दिमाग में, डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। किधर से भी वो क्लोरीन आके जुड़ सकता था, किधर से भी वो क्लोरीन जो आयन था वो किधर से भी आके जुड़ सकता था। तो कहने का पॉइंट क्या है कि ये जो जितने भी ये हमारे आइसोमर की बात कर रहा है, अगर ये आयोनिक कंपाउंड में, तो ये गलत बात कर रहा है। आइसोमर आपको कोवैलेंट में दिखेंगे बेटा, लेकिन किस में नहीं दिखेंगे? आयोनिक में नहीं दिखेंगे। नो आइसोमर्स, हम बस ऐसे ही, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ऐसे करके लिख लो, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। पूछ लेते ना कई बार कि बताइए ये आइसोमेरिज्म, आप कंफ्यूज होगा अगर ये करता है कि नहीं करता है, सर ने तो बताया नहीं, तो लिख लेंगे दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ओके ठीक है भाई। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जो शो करते हैं, उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। एक प्रॉपर्टी है जिसको ये शो करते हैं, जिसको अपन कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। वो क्या होता है सर? अब उसी को आपको समझना है। आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं ये, आइसोमॉर्फिज्म। देखो आप लोग 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ोगे? सॉलिड स्टेट। हमने आपको बता चुके हैं कि ज्यादातर आयोनिक, मतलब मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड जो होंगे जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, वो सॉलिड में पाए जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आप एक चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास में, उसमें क्या है बेटा कि उस चैप्टर में आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री आ जाती है वहां पे। अब ज्योमेट्री कैसे आ जाती है जरा समझिएगा।
कि NaCl बना, ठीक है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, NaCl बना, एक और NaCl है, एक और NaCl है, कई सारे NaCl मिलके एक लैटिस बनाते हैं। एक लैटिस का मतलब एक अरेंजमेंट बनाते हैं, कई सारे NaCl के मॉलिक्यूल मिलके एक शेप लेते हैं क्रिस्टल का। आप देखे होंगे कि जो सॉलिड के क्रिस्टल्स का एक शेप होता है, आप क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन पढ़े होंगे कभी, तो क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो क्रिस्टल्स बनते हैं वो, ठीक है। तो उनका जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री होती है, उसको कहते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिज्म, उसको कहते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिज्म शो करना, उसमें जो होता है वो आइसोमॉर्फिज्म कर सकता है। इस बात को समझिए जरा, इस बात को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। मैंने जो बताया कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। तो लेकिन जब भी NaCl बन गया, अब दूसरा NaCl का मॉलिक्यूल उसके साथ मिलता है, एक और मिलता है, एक और मिलता है, ऐसे करके कई सारे मिलके एक अरेंजमेंट शो करते हैं, एक अरेंजमेंट शो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल बनता है, क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है, और उसका अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं, लैटिस। 3 डायमेंशनल एक अरेंजमेंट होता है ऐसा, ऐसा। तो एक 3 डायमेंशन, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक, इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे। आप धीरे धीरे इस डेप्थ में जाएंगे, जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उतने डिटेल में है नहीं अभी, तो इस बात को समझे, ठीक है। इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है। तो आइसोमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी व्हिच हैव द सेम या सिमिलर टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस या सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ये मैं बताऊंगा, अभी इसको लिखता हूं। ये समझ में आ गया सबको, क्या बताना चाहते हैं आइसोमॉर्फिज्म में? यस सर। तो एक लैटिस बनता है बेटा, एक अरेंजमेंट बनता है उन मॉलिक्यूल्स का, आयोनिक जो कंपाउंडेड है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, उनके बीच में एक लैटिस का स्ट्रक्चर बनता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। आदर्श, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? द ionic compounds which have similar crystal lattice in 3 dimension are known as आइसोमॉर्फर्स। उनको आइसोमॉर्फर्स कहते हैं। ये कई जगह आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने बस आपको बता दिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आइसोमॉर्फर्स भी करके कुछ होता है, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की हो गई। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी क्या, नॉन डायरेक्शनल, ने नॉन डायरेक्शनल लिख ही लो, अगर कहोगे कि सर इतनी बार बोल दिए लेकिन लिखवाए नहीं, तो दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब समझ रहे होगे ना, कि किसी डायरेक्शन में बनेंगे जरूरी नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं, ठीक है, किधर से भी बाउंड आके वो बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ बताया था क्या आप लोगों को? लैटिस नो एनर्जी सर। Yes, sir. बताया था? When compound is added in water, it releases energy. नहीं, वो हाइड्रेशन एनर्जी था, लैटिस एनर्जी। जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट ग्रैब इट, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताना चाहता हूँ कई तरीके की एनर्जी अब आएंगी आप लोगों को। तो अब हम देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान से समझिए जरा, कि
Na है, Na+ का आयन है जो कि गैसियस स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। इससे हम लोग ने Cl- के आयन को, क्लोरीन आयन को गैसियस स्टेट के कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचते हैं, और ये गैस और गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। जो भी एनर्जी रिलीज करेंगे जब वो 1 मोल NaCl बनाएंगे तो, जो कि सॉलिड होगा। ये एनर्जी जो रिलीज होगा इसमें, आप बताओ ना, किस गैस का एनर्जी बताया था मैंने, आप लोग को दिमाग से निकल जाता है। गैस की एनर्जी क्या होती है सॉलिड से ज्यादा? सबको पता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में पूरा फ्री होते हैं घूमने के लिए। जब घूमने के लिए फ्री होते हैं तो रैंडमली मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? निकिता बताओ। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी उनकी, तो एनर्जी ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है? जिसकी कम। जिसकी कम। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी सॉलिड बनने के बाद, मतलब कि इसमें एनर्जी रिलीज हुआ होगा नहीं हुआ होगा? हाँ। एनर्जी क्या हुआ होगा? रिलीज। तो रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हुआ है इसको बनने में, 1 मोल को बनने में, इसी एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होगा वो। तो लैटिस एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होती है कभी भी, तो आप उसको प्लस में लेते हो कि माइनस में लेते हो? प्लस में लेते, माइनस में लेते? प्लस में। अरे बहुत कायदे से पढ़ाई चल रही है ना, वाह रे बाबू वाह। माइनस में सर। माइनस में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? प्लस में सर। प्लस में होती थी ना, तो वो एनर्जी तो देनी पड़ती थी। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन यस सर। एफिनिटी होती थी, जो एनर्जी रिलीज होती तो वो माइनस में होती थी। कहाँ दिमाग रहता है? ऐसे पढ़ाई करोगे तो 11th में बहुत बहुत हालत खराब हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बता दे रहे हैं पहले से हम। अभी तो फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में घुसोगे तो दिमाग फेल हो जाएगा एकदम। तो इस बात को थोड़ा सा, चीजों को रिवाइज करते हुए चलो, बिल्कुल लाइटली ना लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो ये बेसिक चीजें ना भूला ना, कि एनर्जी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे अभी आप 11th में फिजिक्स में, जब एनर्जी को दिया जाता है तो वो, जब हम आपको एनर्जी देंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तो इसलिए प्लस में लेते हैं। जब एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई? कम, तो इसलिए माइनस में, निगेटिव ले लेते हैं। बात समझ में आई? अरे बताओ, यस और नो? यस सर। तो गलती आगे से नहीं होनी चाहिए जरा। एनर्जी जब भी रिलीज होगा तो वो माइनस में लेते हैं हम, माइनस में लेंगे। तो एनर्जी रिलीज डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग इसकी। किसकी? एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, या 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड, फ्रॉम इट्स gaseous cation, and the gaseous anion is known as lattice energy। लिख सकते हो आप, लिख लो। the amount of the amount of the amount of
energy released when 1 mole of a solid ionic compound is formed from its gaseous cation एंड गैसियस। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। गैसियस होना है जरूरी, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो वो लैटिस एनर्जी नहीं होगी, कुछ और एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, एक बार जरा ध्यान से समझो। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। अच्छा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। जितना ज्यादा इस एनर्जी ये रिलीज होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा अच्छा आयोनिक बॉन्ड होगा वो। ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा आयोनिक कंपाउंड होगा वो। तो लैटिस एनर्जी का एक और डेफिनेशन बन सकता है क्या, कि अब इसको तोड़ने में किसी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके गैसियस आयन में तोड़ने के लिए, वही एनर्जी लैटिस एनर्जी होगी। यस और नो? यस सर। अरे आप, हमने जो सीधी बात की थी, आप उल्टी भी बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। ये एनर्जी वो भी हो सकती है जब हमको गैसियस आयन बनाते हैं कंपाउंड से, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी अब, और यहाँ पे मिलती है हमको। तो आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जब भी मिलेगी तो माइनस में लोगे, जब भी दोगे तो प्लस में दोगे। इज इट ओके? अदिति, बात समझ में आई बेटा? यस और नो? अदिति? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो अब ये बताओ कि Na प्लस करके तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि भैया मिलेगा? अब ये बताओ ना, Na प्लस आएगा कहां से? Na एग्जिस्ट कैसे करता है? Na एग्जिस्ट सॉलिड में करता है कि नहीं करता है? बताइए, सोडियम का मेटल मिलता है ना, यस सर। और Yes, क्लोरीन, sir. क्लोरीन का एग्जिस्टेंस नेचुरल कैसा है? गैस का यस यस Yes. Cl2 के Yes. फॉर्म में। अब भैया उससे आयन बनाओ, फिर उसके बाद उनको कंबाइन करो, वो लैटिस। तो ऐसा करके शुरुआत से हम देखते हैं क्या है उसके नेचुरल एग्जिस्टेंस जो है, वो चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीट, लैटिस एनर्जी समझ में आ गया ना? अब जरा यहाँ पे एक टर्म आता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ, कई सारे एनर्जी आएंगी, इसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा एच एफ लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये भी जरा समझिएगा। इसके और लैटिस एनर्जी के बीच का डिफरेंस काफी बात पूछता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको रिप्रेजेंट हम डेल्टा एच एफ से करते हैं, बोलता क्या है जरा पहले समझ ले। क्या कहता है कि नेचुरल स्टेट में, या जो उसका एग्जिस्टेंस स्टेट है किसी चीज का, जो भी आप सोडियम या क्लोरीन या जिसकी बात कर रहे हो, उससे जब आप प्रिपेयर करोगे तो एनर्जी जो रिलीज होगी, वो एनर्जी को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। जरा हम लिख लें पहले, उसके बाद देखिए। अमाउंट ऑफ हीट
और एनर्जी रिलीज्ड। अब इतना तो पता है ना बेटा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी चीज हो, बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ती है। इस बात को तो लिख लो अपने दिमाग में, कॉपी पे नहीं, दिमाग में लिख लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी देता है, रिलीज होती है, और बॉन्ड जब ब्रेक करना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है, रिलीज्ड। अब ये फॉर्मेशन है ना, तो बनेगा तो रिलीज होगा, रिलीज्ड व्हेन 1 mole of compound, 1 mole of compound is formed from its, अभी तक कोई अंतर नहीं है लैटिस में और इसमें, है क्या कोई अंतर? अभी तक नहीं है, लेकिन अब अंतर आएगा। इज फॉर्म फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल स्टेट। उसके प्योर और स्टेबल स्टेट से जो हम बनाएंगे, उसमें जो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको कहेंगे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर उसको कहेंगे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि अगर वही रिएक्शन लिखे हम सोडियम क्लोरीन का, तो जरा देखिए, हमारे पास सोडियम है तो इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस कैसा है, सॉलिड, ठीक। फिर हमारे पास क्या है, क्लोरीन, Cl2 है, ये गैस होती है। अब इससे जब बनेगा, ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पे जब मिलके ये बनाएंगे NaCl, तो ये 1 मोल NaCl बनाने के लिए यहाँ पे हाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बैलेंस कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हाफ, इसके बाद ये NaCl सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, इसमें और पहले वाले रिएक्शन में बहुत अंतर है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। Heat of formation. एनर्जी रिलीज इसमें जो होगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो। एनर्जी रिलीज्ड वो होगी डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब Na सॉलिड से उसके प्योर एग्जिस्टेंस, मतलब प्योर एंड स्टेबल, मतलब ये प्योर उसका है, नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ये इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, ये भी, ये बनता है सॉलिड। तो इस तरीके से जो हीट जब हमको बनाएंगे तो वो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब देखिए जरा आप लोग यहाँ का बॉर्न हैबर साइकिल। सर हाँ सर, ये जो हाफ वाला आपने किया, एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे बैलेंस किया ना बाबा, Cl यहाँ पे एक ही है ना, तो Cl2 था तो हाफ कर दिया तो एक Cl हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बैलेंस किया है और कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ पे हम लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब नेचुरल से ये NaCl बनाने में, ये जो एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, इसके बीच में कई सारे एनर्जी इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक लैटिस एनर्जी था, तो समझेंगे हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल जो की है, जो बताती है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आपको ये चीज तो समझ में नहीं आ रही होगी ना कि कैसे यहाँ से यहाँ डायरेक्टली सॉलिड्स में है, कैसे उसमें से हम लोग ने पढ़ाई नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी तो अलग होता है, ये सारी चीजें तो आपने अलग अलग से पढ़ी है। मतलब कि ये सॉलिड को कैसे, ये कैसे रिएक्शन होगी, इसके लिए बताया जा रहा है आपको बॉर्न हैबर साइकिल। जरा देखिएगा बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, अगर हम बताएं आपको एक लाइन में, पहले यहाँ पे कर लें, उसके बाद बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में हम लोग लिख लेंगे थोड़ा सा। जरा देखिए,
यहां से हमने क्या किया होगा, सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ा होगा इसको, इस सोडियम को पहले तो लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? या अगर इसको गैस में डायरेक्टली चेंज करते हो तो गैस में चेंज कर दो, Na गैसियस एटम में, गैसियस एटम में। तो यहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी भाई? कौन सा प्रोसेस होता है सॉलिड टू गैस? सब्लिमेशन। तो यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो वो प्लस में होगा, तो सब्लिमेशन एनर्जी को SE भी लिख दिया मैंने, और इसको हमने प्लस में लिख दिया। देना पड़ेगा हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसको भाई, सॉलिड से गैस में ले जाने की। अब गैस बन गया। अब गैस बन जाने के बाद हमने पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है ना कि एक गैसियस, न्यूट्रल गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी दी जाती है उसको कहते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा रोल किसका? आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव में होती है, आपको ये भी पता है। अब क्या बन जाएगा भाई हमारे पास? Na+ और गैस में। ठीक, इसी तरीके से इधर काम करना पड़ेगा Cl के ऊपर, Cl के ऊपर भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। देखिए ये Cl2 है, Cl2 है। एक बार हाफ को भूल जाओ, आप हाफ को भूल जाओ, Cl2 को याद रखो। Cl2 को आप जब तोड़ोगे तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक ही Cl चाहिए ना आपको, Cl-। ये बताओ, आपको तो केवल Cl- चाहिए ना NaCl बनाने के लिए। यस सर। तो आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे लगेगा डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बन जाएगा, टूट जाएगा किसमें? Cl में। अब इसको आपको क्या करना है भाई? हाफ Cl है, ये हाफ Cl2 था, तो डिसोसिएशन एनर्जी हाफ देनी पड़ेगी ना। तो डिसोसिएशन एनर्जी जो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, और ये भी प्लस में होगा। तो ये Cl बन गया, Cl गैस बन गई। गैस तो थी पहले से, गैस थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें हमको क्या करना है भाई? इसमें हमको इलेक्ट्रॉन देना है इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो Cl- बनाना है गैस का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये बन जाएगा Cl-। अब ये बताओ कि Cl- बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यही तो पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताओ ना, खत्म। अब बचा क्या? देखिए जरा ध्यान से। Na+ तैयार है आपके पास गैस में, Cl- तैयार है आपके पास गैस में। अब इन दोनों के बीच में क्या करोगे? इन दोनों का रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इसको जरा हटा के मैं थोड़ा सा दूर लिख लूं। NaCl सॉलिड ठीक है। तो अब ये दोनों कंबाइन करेंगे भाई,
और यहाँ पे जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी कह रहे थे हम लोग अभी? लैटिस एनर्जी। लैटिस। खत्म। किसको समझ में नहीं आया? यहाँ पे एनर्जी रिलीज क्या, लैटिस एनर्जी लिख देते हैं आप लोग, वो तो रिलीज होगी इतना तो पता ही है आप लोगों को। तो लैटिस एनर्जी ये होती है किसमें? नेगेटिव में। रिलीज हुई है तो नेगेटिव में। अब क्या है, यहां से एक बार में आप अगर यहां जाते तो कौन सा एनर्जी, कौन सा हीट था? हीट ऑफ फॉर्मेशन था कि नहीं था? अगर आप एक बार में जा रहे हो उसके नेचुरल एग्जिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोडक्ट में, तो वहां पे आपका इन्वॉल्व जो एनर्जी था वो हीट ऑफ फॉर्मेशन था। तो आप लिख सकते हैं क्या ये चीज? एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, जिसको हम कहते हैं हेस लॉ। जिसको हम क्या कहते हैं? हेस लॉ। मैं बता देता हूं जरा, हेस लॉ क्या कहता है आपसे। हेस लॉ बहुत आसान है। ये हेस लॉ, ये हेस लॉ ये कहता है, बस हम डायग्राम से बता देंगे कि मान लो आपको यहां से यहां तक जाना है, ये ए है ये बी है। आप एक काम करते हैं, एक बार में पहुंच गए यहां से यहां। इसमें भी इस काम करने में आपका जो एनर्जी, जो आपका एनर्जी इन्वॉल्व है वो रिलीज हुआ है कि लगाए हो, वो छोड़ दो। एनर्जी जो इन्वॉल्व है मान लो एक्स है, मान लो एक्स है, ठीक, मान लो एक्स है, चाहे एक्स को छोड़ के आप मान लो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, मान लो 50 है, 50 जूल इन्वॉल्व है। और यहां से अब एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता ये है कि आप ए से गए पहले सी पे, ए से गए पहले सी पे, फिर सी से गए बी पे, गए तो बी ही पे ए से, लेकिन सी से होके दो स्टेप में गए, ए से सी फिर सी से बी। ए से सी में अगर हेस्लो ये कहता है कि अगर ये टोटल 50 है तो यहां पे भी इसका सम अगर करोगे आप तो वो 50 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। हेस लॉ क्या कहना चाहता है कि अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में भी जाते हैं, तो अगर कोई प्रोसेस एक स्टेप में होता है, ठीक, कोई प्रोसेस अगर एक स्टेप में होता है तो वहां पे मान लो कोई एक हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, और आप कोई एक स्टेप किए जिसमें एक दूसरे तरीके से किए जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, मल्टी स्टेप्स थे, लेकिन काम वही था, बनना वही था। तो मल्टीपल स्टेप्स में जो जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको जब जोड़ोगे आप, ऐड करोगे, तो वो एक स्टेप वाले के बराबर आनी चाहिए। दिस इज व्हाट द हेस लॉ सेज। इज इट ओके आदर्श? ठीक है आदर्श? नो सर। क्या नहीं आया बताओ? सही। बोलो ना, बोलते नहीं हो आप लोग, हमको ये नहीं समझ में आता है, पता नहीं हम कौन सा वो कर देते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या नहीं आया, बोलो जल्दी। ये हेस लॉ। हेस लॉ का मतलब है, ये कह रहा है कि आप अपना घर से हमारे सेंटर पे आए, ठीक, तो डायरेक्टली गाड़ी चला के आए तो 1 लीटर पेट्रोल लगा, ठीक है, मान लो, एक जो कहता है हम वो समझाना चाहते हैं, और आप 10 बार मतलब बीच बीच में 4 जगह रुके और उसमें भी 1 ही लीटर लगेगा, इसका कहना ये है। अभी भी नहीं समझ में आया? अगर मल्टीपल स्टेप में आते हो या मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन को करते हो, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनना है, लेकिन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, और एक रिएक्शन है वही रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, तो जो एक स्टेप में एनर्जी इन्वॉल्व होगी वही मल्टीपल स्टेप्स का टोटल के एनर्जी के बराबर होगा। मतलब एनर्जी इन्वॉल्वमेंट दोनों में सेम होगा। नहीं समझ में आया अभी भी? सर आ गया। और बाकी लोग कोई है जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन एल्स? निकिता आपको समझ में आया? यस सर।
चलो ठीक है, तो ये कहता है हेस लॉ, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूं, नीचे लिखूंगा तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी, मैं यहीं पे लिखता हूं, डेल्टा एच एफ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एच एफ में क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, अब जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, जो माइनस वाले उसके में माइनस ही हो जाएंगे, एडिशन का मतलब तो यही होता है, इज इक्वल्स टू, पहले कौन सा था, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस था, तो प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक, और क्या था, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, उसके बाद माइनस लैटिस एनर्जी, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? यस सर, आ गई। सभी लोग को आई कि नहीं आई भाई? ये कहना चाहता है यस ये, यस, ठीक है। हाँ सर। किसी की कोई समस्या है उदित पूछ लो, अगर समस्या है कोई किसी की भी तो, स्नेहा इज इट ओके? यस सर। चलो भैया, तो टोटल एक स्टेप वाला जो हीट एनर्जी था वो डेल्टा एच एफ था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो बराबर हो जाएगा, मल्टीपल को टोटल ऐड कर दो, जो माइनस साइन है उसको माइनस लगा दो, और जो प्लस है वो तो ऐड होगा ही, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करेंगे? चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं देता हूं बेटा, लेकिन वो थोड़ा सा एक बार देख लो इसको, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, और तुरंत इसको रिवाइज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसमें ठीक है, जरा एक क्वेश्चन करिए आप लोग एक क्वेश्चन करिए जरा खुद से, लेकिन देखो जो थोड़ा इससे अलग है, लेकिन कर सकते हो आप लोग। कह रहा है आपको Mg प्लस O2 gives MgO, ठीक है। इसमें आप वही काम करो जो उसमें किए, यहाँ पे हाफ लिख दो, बैलेंस कर लिया, ये गैस है, अरे सॉरी ये सॉलिड है, मेटल है तो ये गैस है, ये सॉलिड है। अब यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी टोटल की, यहाँ पे क्या होगी, वो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो होगी डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप कौन सी एनर्जी होगी जरा देख लीजिए आप लोग, करिए जरा कोशिश, जहाँ पे दिक्कत होगी जिस बच्चे को मेरे को बताएगा, कोशिश करिए जरा कॉपी में लिखिए, इसको बनाइए।
हो गया? अरे हो गया भाई, इतना टाइम है? यस सर। सबके हो गए? सबके हो गए? अदिति, आदर्श, पक्का? देखो जरा मैच करो, मैं बताता हूँ। मैच करिए जरा और ईमानदारी से बता देंगे कि हाँ सर हमने यहाँ गलती की थी। ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले Sublimation सब्लिमेशन, energy. सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, ठीक, क्या बन जाएगा? mg गैस। और फिर क्या करेंगे? Ionization. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी 1, क्योंकि यहाँ पे mg के पे +2 है, इसके पे -2 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 क्या होगी? प्लस में, mg प्लस बन जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, प्लस। तो उसके बाद फिर से निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 फिर से प्लस, और ये बन जाएगा mg के ऊपर 2 प्लस। ठीक है, सिंपल। अब इधर आ जाए, इधर आ जाए इनकी तरफ, भाई साहब की तरफ, ऑक्सीजन। तो पहले क्या होगा? डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सर डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव। डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 देना पड़ेगा, क्योंकि O चाहिए हमको, तो O मिल गया हमें गैस, पहले गैस में ही था। ठीक, अब इससे हमने क्या किया? O माइनस बनाया, कैसे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? माइनस में। यहां तक सबका सही है? किस सही है। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक किसका गलत है मेरे को बताएगा ईमानदारी की सर की मेरे साथ ये गलती हो गई, बताइए जरा। कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो बैठा होगा जो ये गलती किया होगा। सब हैं, सब समझदार? Ionization energy 2 नहीं लिखा था। तो 2 लिखना पड़ेगा ना, वही तो गलती करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगा तब तो ये गैसियस 2 प्लस में आएगा। देखो ना यहाँ पे 2 प्लस में है। अब ये O माइनस बना, अब फिर से क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 हो जाएगी। ये 1 और ये 2। अब ये बताओ कि मैंने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी में तो निकालने के लिए था। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो क्या लगता है एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन सेकंड बार में फोर्स लगाना पड़ता है एक्सेलरेटर। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन दे दोगे और जब आप पहला इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी तो रिलीज होगा, वो खुशी खुशी चाहता था इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो रिपेल करेगा, वो लेना नहीं चाहेगा, वो लेना नहीं चाहेगा। इस बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 2 होगी वो पॉजिटिव में होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गलती तो सभी लोगों ने की होगी। किसने सही किया है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 पॉजिटिव किसने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा होगा, हमको पता है। अब क्या बन जाएगा? O2 माइनस, इसने यहां लिखा था बेटा? यस सर। लिखा था ये पॉजिटिव में? जी सर। अच्छा, और किसने लिखा था भाई? तो बताया करो ना कि हाँ सर हमने तो लिखा था। यस सर। अच्छा, सही है। और यश गुप्ता आपने यस सर। लिखा था? हाँ सर। चलो चलो भैया, लिखा था अच्छी बात है। जिसने नहीं लिखा था समझ गए ना? किसी को है जो नहीं समझा? सर एक बार फिर बता दीजिए, सुन नहीं पाए। तो ये इधर मैग्नीशियम वाले में कोई दिक्कत है? तो सर ऑक्सीजन वाले में देखो O2 हाफ O2 था पहले, तो डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 दिया, पॉजिटिव है तो O बन गया गैस। अब जब O गैस में से एक इलेक्ट्रॉन देना है इसको, तब तो O माइनस बनेगा। यहाँ पे O के ऊपर 2 माइनस है, तो O के एक इलेक्ट्रॉन देंगे पहले तो वो आराम से ले लेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक। लेकिन
जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप दोगे उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से उसके पास है वो नहीं चाहेगा आप इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो रिपेल करता है, इसलिए एनर्जी हमको फोर्स लगाना पड़ता है, आपको एनर्जी देना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए उसको, इसलिए पॉजिटिव में है। जब भी आप एनर्जी लगाओगे तो पॉजिटिव में होगा, तो O2 माइनस। अब ये Mg प्लस और ये जो Mg प्लस है और O2 माइनस है, ये जो Mg प्लस है और O2 माइनस है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 माइनस में O माइनस बन गया गैस, ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना भाई, तो ये बन जाएगा O2 माइनस गैस। अब इन दोनों का भाई बस बचा क्या, अब तो खत्म। अब इन दोनों का, इन दोनों में लैटिस एनर्जी, यस सर, लैटिस एनर्जी होगी अब नेगेटिव। लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी तो आपको पता है कि निगेटिव में होता है, तो बस यहां से हम लैटिस एनर्जी किसमें, नेगेटिव में, तो ये ठीक है, तो ये बन गया आपका MgO। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा HF, डेल्टा HF क्या होगा भाई, देखिए जरा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक, उसके बाद प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, फिर माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, फिर माइनस लैटिस एनर्जी। अब ये काम आता है इसी साइकिल को जो बन रहा है, ये साइकिल, ये बॉर्न हाइबर साइकिल, तो साइकिल मतलब यहां शुरू हुआ ये तो खत्म हो गया, तो ये बॉर्न हाइबर साइकिल है, ये यूज होता है आपको क्या निकालने, क्या करने के लिए, लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जी। बाकी सब एनर्जी आपको दिया होगा बेटा, सब एनर्जी दिया होगा, बोलेगा लैटिस एनर्जी निकालिए, ये सब कुछ करके निकालोगे आप, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल, इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हैबर साइकिल किस तरीके से आपको ये सिखाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अगर रिएक्शन में ऐसा बोल देता है जहां पे दो आयोनाइजेशन एनर्जी हैं, तो अगर आपको ऐसा बोलता है कभी कि आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन एज दिस, तो आप ये मान लेना कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दिया है आपको, ठीक है। अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हैं तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपकी टोटल को आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग अगर हम ऑक्सीजन के लिए बोले Al2O3 बनाने के लिए, तो बना सकते हो क्या आप लोग? यस सर, बना सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, बना के लाना कल, ओके ओके Sir. देन। हाँ बताइए सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड कैसी होती? थर्ड भी और ज्यादा होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, यस सर, पॉजिटिव में हो जाएगा और पॉजिटिव ही होगा। सर पॉजिटिव, ठीक सर। चलो फिर ठीक है, उतना ज्यादा वैसे पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार अब करना जरा, देखते हैं क्या करते हो, और मिलते हैं फिर 10-15 मिनट के बाद, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप लोग जो न्यू बैच वाले हैं, ठीक है, नए वाले, ओके, थैंक यू। Thanks, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank